हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सब कुछ खत्म कर लिया था। सो इन दिस वीडियो आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर ओनली 2 क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। वैसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो सुनने में 2 लग रहा है, 1 के अंदर भी 2 सब क्वेश्चन है, 2 के अंदर भी 3 सब क्वेश्चन है, मतलब मिला जुला कर 5 क्वेश्चन के बराबर है। दिखने में बस 2 है, तो उन 2 में अपना एक वीडियो खत्म हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टॉपिक जो यूज होने वाले हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 जब हम लोग करेंगे तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जितनी भी चीज़ें आज के इस क्वेश्चन में हम लोगों को करनी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो दिया क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला? फॉर द डिमांड फंक्शन डी इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ तो यहाँ पे दे रखा है डिमांड फंक्शन। फिर बोला फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। और पी की 2 वैल्यू दी गई है, एक बार 10 दिया, एक बार 6 दे रखा है। जैसा सेम क्वेश्चन नंबर 10 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 में भी डिमांड फंक्शन दिया था और हम लोगों को क्या बोला था कि पी की 2 वैल्यूज दी थी, बोला था दोनों के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करो। सेम उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा लिखे, क्या लिखा है? कमेंट ऑन द रिजल्ट्स। क्या लिखा है? कमेंट ऑन द रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आएगा उस पर कमेंट करना। वैसे वीडियो में भी एक कमेंट कर देना बच्चा। कमेंट ऑन द रिजल्ट का मतलब क्या होता है? कमेंट ऑन द रिजल्ट का मतलब ये होता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू आ रही है उसको देखकर ये बताओ कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, यूनिटरी इलास्टिक है। याद है मैंने तुम लोगों को तीनों टर्म्स अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, वही बस अपने को बताना है। तो लास्ट में एक बार एक शॉर्ट रिकैप भी ले लूँगा और तुमको बता भी दूंगा कि कैसे क्या करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पार्ट से। पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए पहला एकदम क्या चाहिए होता है अपने को? डिमांड फंक्शन लिखो, डेरिवेटिव ले लो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन, यहाँ पर क्या लिखता हूँ? गिवन। डिमांड फंक्शन क्या दिया? ये रखा डी इज इक्वल्स टू 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2। तो मैंने लिखा पी स्क्वायर अपॉन में 2। इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो ले लेते ना, लिखते ना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अच्छा, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है, राइट हैंड साइड में क्या है? पी, तो पी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी अपॉन डी पी, किसके साथ? डिमांड डी के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा डी अपॉन डी पी, किसके साथ? इस पूरे के साथ 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2 के साथ। खत्म। इसके बाद क्या होगा? देखो डी डी अपॉन डी पी हो जाएगा, ये इतना तो अपने को आता है। इस साइड में क्या होगा? देखो 100 का डेरिवेटिव क्या होगा? 100 तो कांस्टेंट है बच्चा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो 100 का डेरिवेटिव है 0 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2। जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है? पी स्क्वायर अपॉन में 2। अगर मैं इसमें ज़रा ध्यान से देखूँ ना तो ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि पी स्क्वायर इंटू 1/2। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो 1/2 वाला पार्ट है ना, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर वो किसी के साथ में हो तो नहीं लेते, तो ये 1/2 पी स्क्वायर के साथ में है, तो 1/2 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, तो 1/2 को मैं एज इट इज़ लिखूंगा। तो डेरिवेटिव किसका लेंगे? पी स्क्वायर का। पी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2p। पी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2p। समझ में आया? देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे जो अपॉन 2 है ना, तो 1/2 कांस्टेंट है किसी के साथ, इसलिए एज इट इज लिख दिया। पी स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया, 2p आ गया। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? ये 2 कट जाएगा, तो देयरफॉर बचेगा अपने पास डी डी अपॉन में डी पी इज इक्वल्स टू 0 का तो कोई मतलब नहीं है बच्चा, माइनस 1p मतलब क्या होता है? p ही होता है। तो अपने को मिल गया डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू माइनस पी। बहुत छोटा सा टर्म मिला। अच्छा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये अपने को डेरिवेटिव मिल गया। क्या मिल गया? डेरिवेटिव। फिर हम लोग क्या करते थे? फिर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाते थे। तो चलो फटाफट नीचे चलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाते हैं। मैं लिखता हूँ देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेते हैं। क्या आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ईटा। अच्छा, ईटा इज इक्वल्स टू क्या आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला? याद करो, माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। मतलब रट मत लो फॉर्मूला, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगा दिया, तो देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान से देखना, माइनस पी लिखा है,
मैंने बोला था पी की जगह पे कोई वैल्यू पुट मत करना स्टार्टिंग में, तो मैं लिखता हूँ माइनस पी, अपॉन में डी लिखा है। और मैंने ये भी बोला था डी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दी थी, डिमांड का जो फॉर्मूला दिया था 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2, तो मैं पे पुट कर देता हूँ। मैं पे क्या पुट कर दूंगा, मैं पे लिख दूंगा 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2, खत्म हो गया। फिर बीच में क्या लगा इनटू, तो मैं भी लगा देता हूँ इनटू। फिर क्या लगा डी डी अपॉन डी पी, डी डी अपॉन डी पी, डेरिवेटिव ऑफ डी पी कितना आता है, माइनस पी आता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, माइनस पी। मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, माइनस पी। समझ में आया, मैंने वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू डाल दी, खत्म हो गया। अब इसके आगे कोई किसी से कटपिट तो रहा नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। इसके आगे हम लोगों को p की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। क्या पुट करनी पड़ती है, p की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। पर p की वैल्यू मैं अभी नहीं पुट करूंगा, मतलब p की वैल्यू अपने को दो दो दे रखी है ना, तो हम लोग 2 बार सॉल्व करेंगे, दोनों बार p की वैल्यू क्या करेंगे, अंदर पुट करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट के ऊपर, चलते हैं फर्स्ट के ऊपर। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फर्स्ट, क्या दिया था, पुट p इज इक्वल्स टू, p की वैल्यू क्या पुट करने बोला था फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में अपने बोला था पुट p इज इक्वल्स टू 10, तो मैं पे डाल देता हूँ पुट p इज इक्वल्स टू 10 डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया पुट p इज इक्वल्स टू 10। अच्छा 10 डालने पर ईटा की वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, माइनस p, तो माइनस p की जगह 10 आ जाएगा, अपॉन 100 लिखा तो मैं लिख दूंगा 100, फिर लिखा माइनस, फिर लिखा p का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 10, तो p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखा है 2, तो मैं भी लिख दूंगा 2 इंटू माइनस पी यानी -10, खत्म हो गया। तो चलो ठीक है, ईटा इज इक्वल्स टू -10 एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में 100 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और अपॉन में कितना है 2 इंटू -10 एज इट इज़ रहेगा। तो आगे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, आगे ऐसा आएगा कि देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू -10 इंटू -10 कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 10 10 100 हो जाएगा, अपन यहाँ पे 100 है तो मैं लिखूँगा 100 माइनस, यहाँ पे दोनों को काटूंगा तो आंसर कितना आएगा 50 आएगा, 2 से जब 100 को डिवाइड करूँ तो 50 आएगा, तो माइनस में क्या आ गया 50, तो देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू 100, तो 100 ही है, 100 माइनस 50, 100 में से 50 निकाला कितना बचेगा 50 बचेगा, और जब इसको डिवाइड करूँगा तो 52 ज़ा 100, इसका मतलब ईटा इज इक्वल्स टू 2, ईटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। यही चीज़ अपने को समझ में आई, ईटा क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा उसके बाद वापस से सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू क्या डाल के हम लोग डालेंगे, p की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग 6, क्या पुट करेंगे हम लोग 6 पुट करेंगे। तो चलो फटाफट नीचे चलते हैं और लिखते हैं पुट p इज इक्वल्स टू 6, क्या लिखेंगे सेकेंड वाले में, पुट p इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे ईटा का फॉर्मूला जो आया था वो लिख लेते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। क्या आया था फॉर्मूला, माइनस पी अपॉन 100 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 2, तो -6 अपॉन में 100 माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू माइनस पी, तो इंटू -6, खत्म हो गया। समझ में आया, वैल्यू पुट कर दिया सब जगह। तो देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू -6 तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे 100 तो 100 ही रहेगा, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, अपॉन में 2 तो 2 ही रहने वाला है, इंटू -6। समझ में आया। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ईटा, तो मैं लिखूँगा ईटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 6 36, तो ऊपर आ जाएगा 36, नीचे दोनों कटेंगे कितना आएगा 18 आएगा, 100 माइनस 18, 100 माइनस 18, तो देयरफॉर ईटा इज इक्वल्स टू 36 अपॉन में 100 में से 18 निकालोगे, 100 में से 10 निकालो 90, 90 में से 8 निकालो 82, तो नीचे कितना बचेगा 82 बचेगा। इतना समझ में आया। अच्छा 82 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना ज़रा, 82 को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कुछ आएगा, 2 से काटते हैं ना, एक काम करते हैं 2 से काटते हैं, तो 2 से कटेगा तो 18 ज़ा आएगा, 2 से कटेगा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, खत्म। और किसी चीज़ से कट रहा है क्या, नहीं मेरे ख्याल से और किसी चीज़ से कटने वाला है नहीं, तो आंसर वुड बी 18/41। आंसर कितना आएगा 18/41। तो आंसर तो अपने को मिल गया, पर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि क्वेश्चन में लिखा था कमेंट ऑन द रिजल्ट्स, कि जो रिजल्ट आया है, जो आंसर आया है उस पर कमेंट करो। कमेंट करो मतलब बताओ कि वो कौन से टाइप का डिमांड है ना। तो उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, मैंने तुम लोगों को कुछ चीज़ें फर्स्ट वीडियो में बताई थी, फिर भी उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर नीचे से थोड़े से स्पेस में एक रिकैप लेते हैं। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, अगर ईटा की वैल्यू 0 आती है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। अगर ईटा की वैल्यू 1 आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर ईटा की वैल्यू 0 भी नहीं आई 1 भी नहीं आई, 0 से 1 के बीच में आ गई, 0 और 1 के बीच में आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और अगर ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, मतलब 1 से भी ज़्यादा आ गई, देखो 0 आई तो परफेक्टली इन इलास्टिक, पूरी तरीके से इन इलास्टिक है, उस पे ऊपर प्राइस का कोई असर पड़ता ही नहीं। 1 आ गई मतलब यूनिटरी इलास्टिक, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड घटेगा। 0 और 1 के बीच में आई मतलब प्राइस अगर बढ़ाओगे तो डिमांड पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 आ गई तो प्राइस थोड़ा भी बढ़ाओगे डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। कब, जब ईटा की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग चेक करेंगे कि ईटा की वैल्यू इनमें से कौन से सेक्शन में लाई कर रही है। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ईटा की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। 2 मतलब कौन सा सेक्शन हुआ भाई, 2 कौन से सेक्शन में आया बताओ जरा। 2 0 नहीं, 1 नहीं, 0 से 1 के बीच में आता है नहीं, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 बोला तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि देयरफॉर, हम वहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखो मैंने चीज़ें ना इतने फटाफट क्यों कराई, ये जो चीज़ें मैंने इतने फटाफट क्यों कराई, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें नहीं याद है बच्चा कहीं पे लिख के रख लो और याद रख लो, ताकि तुम कमेंट कर पाओ, क्योंकि क्या कमेंट पे भी मार्क्स होते हैं पता है। कमेंट अगर तुम लोग नहीं लिखोगे, कोई टीचर ऐसी होगी जो हाफ मार्क्स काटेगी, कोई टीचर ऐसी होगी जो 1 मार्क्स काट लेगी। तो कमेंट लिखना आना चाहिए, इतनी मेहनत किया, आंसर निकाला, 1 लाइन लिखने के लिए 1 मार्क्स काटा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। चलो यहाँ पर देखो, अच्छा एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोग ने, नीचे देखो एक और क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किए थे, ये वाला सॉल्व किए थे 18/41। इसको अगर मैं ज़रा ध्यान से देखूँ, देखो बच्चा 18/41, इसका मतलब 41 से डिवाइड करना 18 को, देखो ऐसे कुछ 41 से डिवाइड करना 18 को, 41 से डिवाइड करना 18 को, सॉरी ऐसे 41 से डिवाइड करना 18 को। अब मुझे पता है 41 के टेबल में 18 तो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लूँगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है आंसर कुछ भी आएगा, 0 पॉइंट लू करके कुछ आएगा, 0 पॉइंट ब्ला 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 करके कुछ आंसर आने वाला है। आंसर 0 पॉइंट मतलब क्या, कि वो 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो जब आंसर 0 और 1 के बीच में हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ये कौन सा डिमांड है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, समझ में आया, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और मैं बोलूँ ब्रैकेट में रीज़न भी लिख देने का, लिख देना कि ईटा की जो वैल्यू आई है वो 0 से लेके 1 के बीच में है, इसलिए रिलेटिवली इन इलास्टिक। और ऊपर भी यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कि ईटा की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, ग्रेटर देन 1, इसलिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। समझ में आया, आसान है एकदम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हम लोगों को, कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम। देखो ये वापस से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन पे आए, तो याद करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन में क्या करते थे, गिवन लिख के रख लेते थे, याद करो, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, एक्स आइटम, मतलब इतने नंबर ऑफ यूनिट वो प्रोड्यूस करती है। कितना नंबर ऑफ यूनिट, एक्स, मतलब हम लोग 10 यूनिट बना सकते हैं। मालूम मैं वड़ा पाव बना रहा हूँ, 10 वड़ा पाव बना सकता हूँ, 50 वड़ा पाव बना सकता हूँ, 100 वड़ा पाव बना सकता हूँ। तो वो लोग कितने वड़ा पाव बनाते हैं, एक्स वड़ा पाव बनाते हैं, मतलब एक्स आइटम बनाते हैं वो लोग। हाँ, एट अ टोटल कॉस्ट, ये अपने को कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है। अब मुझे बोला कि देयर प्राइस इज गिवन एज दिस, प्राइस भी दे रखा है अपने को, प्राइस फंक्शन भी दे रखा है। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू फॉर ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन लिखा है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, दूसरा क्वेश्चन लिखा है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग।
इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवाइंड जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा याद करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया था, मैंने वहाँ पर पढ़ाया था रेवेन्यू का फॉर्मूला। याद करो, रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट। क्या होता था? नंबर ऑफ यूनिट इंटू प्राइस पर यूनिट। याद करो, रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया था मैंने तुम लोगों को। प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में लेके आओ। रेवेन्यू क्या था? नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट। रेवेन्यू मतलब तुम कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा कमाओगे। एक सामान अगर 5 रुपए का बेचा और 50 सामान बेचा तो 5 इंटू 50 250 वही कमाओगे ना। तो रेवेन्यू इज नंबर ऑफ यूनिट, कितना सामान बेचा इंटू एक सामान का प्राइस कितना था, तुम्हारा रेवेन्यू है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट यानी कितना कमाया माइनस कितना खर्चा किया। रेवेन्यू मेरा कमाया हुआ पैसा है माइनस कॉस्ट जो मेरे को खर्चा लगा, जितना बच गया वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बताया था, वापस बताने की जरूरत नहीं है। उन वीडियोस को पहले देखना, उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या करना मालूम है? पहले गिवन लिखना। पहले क्या लिखोगे? गिवन। क्या गिवन दे दिया? मुझे एक्स आइटम प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा बोला, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है। मैंने बताया था कभी एक्स आइटम लिखेगा, कभी एक्स आर्टिकल लिखेगा, कभी एक्स आइटम लिख, कभी एक्स यूनिट लिख देगा। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना आ गया? एक्स आ गया, खत्म। उसके बाद बोला टोटल कॉस्ट इज दिस। टोटल कॉस्ट यानी सी मुझे दे रखा 40 + 2x। फिर मुझे बोला प्राइस इतना है। प्राइस है ना, प्राइस कभी भी पर यूनिट का ही दिया रहता है, तो प्राइस पर यूनिट पी अपने को दे रखा है। कितना दे रखा है? 120 - x। 120 - x, ये मेरा प्राइस पर यूनिट दे रखा है मुझे। अब मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखूंगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, डेट इज रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ये अपना क्या हो गया? ये अपना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, ये अपना क्या हो गया? ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बोला ना, तो क्या करेंगे हम लोगों का जो एफएक्स है फंक्शन, वो हम लोग मान लेंगे रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग है मतलब यहाँ फंक्शन रेवेन्यू ही है। याद करो, मैंने उस टाइम पे बताया था, ये सारे मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, एफएक्स इज इक्वल्स टू, अब रेवेन्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट, यही फॉर्मूला है ना, ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट प्राइस पर यूनिट है तो एफ एक्स ही रहेगा। एफ एक्स ही रहेगा। नंबर ऑफ यूनिट कितना? एक्स यूनिट बना रही कंपनी, इंटू प्राइस पर यूनिट। प्राइस कितना दे रखा है? 120 - x। तो मैं प्राइस की जगह पे क्या डाल देता हूँ? 120 - x। प्राइस की जगह पे क्या डाल देते हैं? 120 - x। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किधर? इधर, फिर एक्स को किधर मल्टीप्लाई करेंगे? इधर, खत्म। तो होगा क्या? एक्स इंटू 120x माइनस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। ये हम लोगों को मिल गया हमारा फंक्शन। क्या मिल गया? फंक्शन रेवेन्यू। अब मुझे बोला कि रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग है, एक्स की वैल्यू निकालो। तो हम लोग कैसे करते थे? पहले फंक्शन दिया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, और क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए उसको ग्रेटर देन 0 मान के एक्स की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट किया। अच्छा, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी d/dx आ जाएगा। किसके साथ? एफ एक्स के साथ। यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा। किसके साथ? 120x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। खत्म। अच्छा, यहाँ पे तो सॉल्व करता हूँ। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f'(x). यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 120 तो कांस्टेंट है और x के साथ है। जब कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 120 को मैं एज इट इज लिखूंगा। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है। तो देयरफॉर f'(x) इज इक्वल्स टू 120 इंटू 1, 120 रहेगा, माइनस 2x। ये मुझे मिल गया डेरिवेटिव ऑफ x। अब मैं क्या लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा बट इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। याद करो, सेम ऐसे ही तो करते थे, बट इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लिख दिया इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए f'(x)
क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स यानी ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब वहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ डैश एक्स कितना आया 120 माइनस 2x आया ग्रेटर देन 0। एक काम करता हूँ ना, जो माइनस 2x है मुझे x की वैल्यू चाहिए, माइनस 2x को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे हो रहेगा 120 ग्रेटर देन, वहाँ पे माइनस 2x जाके हो जाएगा 2x, फिर 2 को इधर ले लेता हूँ तो 120 अपॉन में 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ग्रेटर देन x, ये दोनों कटेंगे आ जाएगा 60, तो मिला 60 ग्रेटर देन x। इसको सीधा करके लिखो तो क्या आ जाएगा x लेस देन 60। अब बोलोगे साइन क्यों पलटा सर, साइन नहीं पलटा मैंने, x के साइड में देखो उसका मुंह बंद है, यहाँ पर भी देखो x के साइड में मुंह बंद है, 60 साइड में मुंह खुला हुआ है, 60 साइड में मुंह खुला हुआ है, मैंने उसको सीधा किया तो साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, ऐसा उसको पलटा तो साइन भी तो पलटूंगा, समझ में आया। इक्वल टू के टाइम पे इक्वल टू ऐसे लिखो वैसे ही लिखता है, इसको पलटोगे तो साइन पलट जाता है। और ये अपने को मिल गया आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब देखो चलते सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, क्या बोला है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, यही दिया है ना। चलो ठीक है, तो अपना एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा प्रॉफिट, फंक्शन में प्रॉफिट ही हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा फंक्शन प्रॉफिट है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू हम लोगों ने अभी ऊपर निकाला था, देखो जो अपना एफ एक्स आया था, ये एफ एक्स तो अपना रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू तो डाल के निकाले ना, 120x माइनस एक्स स्क्वायर अपना रेवेन्यू है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 120x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, 120x माइनस एक्स स्क्वायर ये अपना रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट भी ऊपर चेक कर लेते, कॉस्ट ऊपर किधर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट, तो कॉस्ट देखो क्वेश्चन में लिख के दिया था, देखो लिखा था c इज इक्वल टू 40 प्लस 2x, तो वहाँ पे चलते फटाफट लिख लेते कॉस्टिंग 40 प्लस 2x, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 40 प्लस 2x, ये कॉस्ट हो गया इज इक्वल्स टू 120। अब देखो ब्रैकेट ओपन करूँगा तो यहाँ पे तो ब्रैकेट ओपन करने में कोई चेंज नहीं आएगा, पर क्योंकि इधर माइनस है तो आगे वालों का साइन चेंज हो जाएगा, तो 40 और प्लस 2x क्या बन जाएगा, माइनस 2x बन जाएगा, खत्म। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, ये 120x माइनस 2x, 120x में से 2x निकालेंगे तो 118x बचेगा, है ना। अच्छा रुको, लाइन बाय लाइन जाते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखा जाता है, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 120x में से 2x निकालेंगे तो 118x बचेगा, खत्म। और फिर यहाँ पे माइनस 40 लिखा तो मैं भी लिखूंगा माइनस 40, ये अपना आ गया एफ एक्स। प्रॉफिट का जो फंक्शन है अपने को क्या हो गया, मिल गया। अब अपने को क्या बोला है कि प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ही दिया ना मैंने, इंक्रीजिंग लिखा है ऊपर, इंक्रीजिंग दिया था कि डिक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग दे रखा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए डेरिवेटिव क्या रख देंगे, ग्रेटर देन 0 रख देंगे। तो चलो करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, एफ एक्स के साथ। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, इस पूरे क्वेश्चन के साथ, इस पूरे क्वेश्चन के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 118x माइनस 40। तो चलो ठीक है, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x प्लस 118 कॉन्स्टेंट है पर एक्स के साथ है, कॉन्स्टेंट जब किसी के साथ हो तो डेरिवेटिव नहीं लेते, एज इट इज लिखते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस 40, माइनस तो ठीक है 40 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x एज इट इज प्लस 118 इंटू 1 180 होगा, 0 का तो मतलब नहीं है, ये मिल गया डेरिवेटिव, ये क्या मिल गया, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव मिल गया। अब डेरिवेटिव को क्या पुट करना होता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं लिखूंगा बट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज एन कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, और क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। अच्छा एफ डैश एक्स किधर लिखा है, ये लिख रखा है माइनस 2x प्लस 118, माइनस 2x प्लस 118 ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक काम करो माइनस 2x अच्छा नहीं लगा, उधर भेजो प्लस 2x हो जाएगा, तो 118 ग्रेटर देन 2x, 2 को इधर लो डिवाइड हो जाएगा, तो 118 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन x, यहाँ पे कटेगा 2 5 10, बचा यहाँ पे 1 8 19 18 होता है, 9 18, तो 59 ग्रेटर देन x।
और अगर सीधे कर दूंगा तो हो जाएगा x लेस देन 59। ये अपने को x की वैल्यू मिल गई। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, समझ में आया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हम लोगों को। इसका थर्ड क्वेश्चन हमने को दे रखा है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस 80। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो और प्राइस क्या रहना चाहिए, 80 रहना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल, सवाल क्या है कि यार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले के लिए तो डिमांड फंक्शन चाहिए होता है। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा है ना, यहाँ पर कहीं पे लिखा देता हूँ मैं। हम लोग ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ईटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी अपॉन में डी पी। फॉर्मूला तो यही है, ईटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी अपॉन डी पी माइनस डी पी। पर यहाँ पे तो कहीं पे हम लोगों को डिमांड का फंक्शन ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। तो चलो ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ज़रा तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको पूरा मिटा दूँ मैं, थोड़ा साफ करते क्वेश्चन को। तुम लोग को दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में लिखा है कि जो बंदा है, कंपनी जो है, वो कितना आइटम प्रोड्यूस कर रही है, एक्स आइटम प्रोड्यूस कर रही है। कितना आइटम प्रोड्यूस कर रही है, एक्स। मतलब वड़ा पाव अगर बना रही तो एक्स वड़ा पाव बना रही है, 50 वड़ा पाव बना रही है, दिन का 100 वड़ा पाव बना रही है। मेरे को एक बात बताओ यार, अगर मैं दिन का 50 वड़ा पाव बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि 50 की डिमांड आ रही होगी। 50 की डिमांड आ रही है तभी तो 50 वड़ा पाव बना रहा हूँ। क्या भाई बस हवे में बना के 50 बना रहा हूँ, 10 बेच रहा हूँ, 40 खा रहा हूँ खुद, ऐसा नहीं होता है ना। जितने की डिमांड आएगी उतना ही बनाऊंगा। वो कंपनी एक्स आइटम बना रही है, मतलब कंफर्म डिमांड भी कितने की आ रही होगी, एक्स की आ रही हो। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेना, जो तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट होता है ना, वही तुम्हारा डिमांड भी होता है। जो तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट होता है वही तुम्हारा क्या होता है, डिमांड होता है। मतलब एक्स इज योर डिमांड। ज़रा ध्यान से सुनना, इस चीज़ को मैं नीचे लिखता भी हूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो अपना एक्स होता है, नंबर ऑफ यूनिट, वही किसका काम करता है, डिमांड का काम करता है। क्योंकि आखिर कितने यूनिट बनाओगे, जितने की डिमांड होगी। थर्ड क्वेश्चन में वी नो लिखने का हम लोगों को पता है कि x इज डिमांड। x ही क्या है, डिमांड है। तो मिला जुला के अपने को डिमांड फंक्शन अगर चाहिए तो अपने को x का फंक्शन चाहिए। मतलब अगर डिमांड का फॉर्मूला नॉर्मली क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, d इज इक्वल टू समथिंग समथिंग दे दिया रहता था। तो अब अपने पास डिमांड के तौर पर क्या है, x। तो अपने को एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें x इज इक्वल टू ऐसा कुछ तो लिखा रहे। डिमांड मतलब x है, तो अपने को डिमांड फंक्शन चाहिए होता था, मतलब डिमांड का फॉर्मूला चाहिए होता था। पर अपने को x बोला, x डिमांड है, तो अपने को x का फॉर्मूला चाहिए। x का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, x का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा, प्राइस के फॉर्मूले से। ज़रा ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा था। क्वेश्चन में देखो लिख के दिया था P इज इक्वल्स टू 120 माइनस एक्स, प्राइस इज इक्वल्स टू 120 माइनस एक्स। इसको जरा मैं नीचे लिख लेता हूँ, P इज इक्वल्स टू 120 माइनस एक्स। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ज़रा, क्या लिखा है, P इज इक्वल्स टू 120 माइनस एक्स, ऐसा लिखा हो। और मैंने क्या बोला, मुझको डिमांड फंक्शन चाहिए। डिमांड फंक्शन यानी डिमांड का फॉर्मूला, डिमांड यानी एक्स का फॉर्मूला। तो एक्स का फॉर्मूला कैसे आएगा, वेरी सिंपल है। जो माइनस एक्स दिख रहा है, माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को इधर से इधर भेज दो, और जो p दिख रहा है p को इधर से इधर भेज दो, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे आ जाएगा। माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। 120 तो उधर ही है, ये प्लस p उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस p, एंड वी गॉट आर एक्स का फॉर्मूला। एक्स का फॉर्मूला मिल गया। एक्स का फॉर्मूला यानी सीधे सीधे डिमांड फंक्शन मिल गया। एक्स तुम्हारा डिमांड है, डिमांड का फॉर्मूला डिमांड फंक्शन मिल गया। अब इसके आगे का स्टेप सेम, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करते थे, पहले डिमांड का क्या करते थे। अच्छा यही एक्स ही मेरा डिमांड है ना, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 120 माइनस पी। लिख सकता हूँ मैं d इज इक्वल्स टू 120 माइनस पी। क्यों d इज इक्वल्स टू 120 माइनस पी, क्योंकि एक्स ही तो डिमांड है। एक्स ही तो क्या है, अपनी डिमांड है। एक काम करते हैं, उसको हटा देते हैं, जरा उसको हाईलाइट नहीं करते हैं, रुको। क्या है अपना, x इज इक्वल्स टू 120 माइनस पी। तो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 120 माइनस पी, क्योंकि x ही तो डिमांड है अपनी। तो अपने को d मिल गया, यानी डिमांड फंक्शन मिल गया। अब इसके आगे का अपने को सब आता है। एक बार डिमांड फंक्शन आ गया तो उसको डेरिवेटिव निकालो, चलो ठीक है, ऐसे ही निकालते थे ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
यहाँ पे भी डी अपॉन डी पी आ जाएगा, किसके साथ, डिमांड के साथ। यहाँ पर भी डी अपॉन डी पी आ जाएगा, किसके साथ, 120 माइनस पी के साथ। चलो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, डी डी अपॉन डी पी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी डी अपॉन डी पी। यहाँ पे देखो 120 कांस्टेंट है पर अकेला है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो 120 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 माइनस पी। पी भी तो कांस्टेंट है और नहीं, पी भी कांस्टेंट, सॉरी, पी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे पी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो पी का भी डेरिवेटिव 1 आ गया। तो फॉर डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू, 0 का तो मतलब नहीं, -1। अपने को डेरिवेटिव मिल गया, डेरिवेटिव कितना आया, -1 आया, वेरी गुड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगाते तो देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ईटा इज इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट सबकी, ईटा इज इक्वल्स टू माइनस पी, पी की जगह पे कोई फॉर्मूला, कोई वैल्यू नहीं डालते, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, डी डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन देखो अपना क्या है, 120 माइनस पी। तो मैं पे लिख देता हूँ डिमांड फंक्शन में 120 माइनस पी इंटू डी डी अपॉन डी पी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो लिख दिया -1, कितना लिख दिया, -1, खत्म, सिंपल एकदम। चलो ठीक है, अब उसके आगे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, ईटा इज इक्वल्स टू, अब देखो अब ना अपने को ना क्वेश्चन में ना पी की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में पी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है देखो ऊपर लिखा था। अब पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे हम लोग हमेशा पुट करते थे। तो क्वेश्चन में अपने को पी क्या दे रखा है, क्वेश्चन में पी दे रखा है प्राइस 80। तो हम लोग क्या करते हैं, पी यानी प्राइस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 80 पुट कर देंगे, और बस अपने को डिमांड फंक्शन, अपने को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ पुट, यहाँ पर बीच में हमने देखो स्पेस छोड़ी, क्यों छोड़ी, पुट P इज इक्वल्स टू 80। अब जैसे P 80 पुट करूँगा, यहाँ पे माइनस पी क्या हो जाएगा, -80 अपन में 120 माइनस पी क्या हो जाएगा, -80 इंटू -1, तो एज इट इज़ रहेगा। तो ईटा इज इक्वल्स टू -80 एज इट इज़, अपॉन में 120 माइनस 80 कितना होता है, 40 इंटू -1, तो ईटा कितना होता है, ईटा इज इक्वल्स टू, देखो 40 के टेबल में 80 आता है क्या, हाँ 42 × 80, तो बचेगा -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 सा कितना हो जाएगा, 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल गया अपने को 2, एंड बस क्वेश्चन खत्म, आसान है एकदम। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना बस में ट्रिकी था, क्या ट्रिकी था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एक्स होता है ना, एक्स ही डिमांड होता है, और एक्स का फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, पी के फॉर्मूले में से, पी के फॉर्मूले में से एक्स का फॉर्मूला निकाला, एक्स ही तो डिमांड है। एक बार डिमांड फंक्शन मिला आगे तो अपने को आता ही ऑलरेडी, समझ में आया। तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आगे के जो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और बचा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि दैट क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।